हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो सोशल साइंस की ज्योग्राफी की बुक से है और इसमें हम चैप्टर 3 पर डिस्कशन करेंगे और चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करने हैं वो बेसिकली 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, फिर हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें पहला टॉपिक है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, सेकेंड टॉपिक होगा हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स और लास्ट में हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब इंट्रोडक्शन से। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर। दिस फ्रेश वाटर इज मेनली obtained फ्रॉम surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle ensuring that water is a renewable resource। क्योंकि हमें पता है जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है और हमारे अर्थ पे जो है वाटर साइकिल भी चलता रहता है, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। तो पानी यहाँ से आता है और यहाँ पे इसका अर्थ पे जो वाटर अवेलेबल है उसका ब्रेक ऑफ दिखाया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट बार चार्ट से। जैसे फर्स्ट वाला जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है टोटल ग्लोबल वाटर, जिसमें कि हमें पता है ओशन में हमारा 96.5% पानी है और बाकी ये जो पिंक लेयर है ये सलाइन अदर सलाइन वाटर दिखा रहा है जो कि 1% है और जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो है 2.5%। फिर इसका फ्रेश वाटर का भी आगे ब्रेक ऑफ दिखाया हुआ है, जैसे इसमें 2.5% का 68.6% जो है वो हमारे ग्लेशियर और आइस कैप में जो पानी स्टोर है वो है और ग्राउंड वाटर में हमारा 30% आता है और 1.3% हमारा सरफेस या अदर फ्रेश वाटर रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे रिवर्स वगैरह होंगे ना, तो ये सरफेस वाटर जो है उसका भी फिर फर्दर ब्रेक ऑफ दिखाया हुआ है। यहाँ पे आइस एंड स्नो की मेल्टिंग से जो पानी बन रहा है वो है 73.1%। ठीक है, इस 1.3 का। और लेक्स में है इसका 20% पानी और ये जो येलो कलर की लेयर दिखाई है ये इन सब से मिलके बनी है। लिविंग थिंग्स में जो पानी है ये उसका है 0.22%, रिवर्स में है 0.46%, स्वैम्स और मार्शेस में है 2.5% और सॉइल मॉइस्चर में 3.5%। और एटमॉस्फेयर में है ऊपर की टॉप लेयर में दिखाया जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वेपर की फॉर्म में वो है 0.22%। ठीक है, तो ये पानी का ब्रेक ऑफ दिया हुआ है। अब हमें पता है कि हमारे प्लानट पे तो जो है ज़्यादा अमाउंट में पानी ही अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पानी की जो है बहुत स्कार्सिटी होने वाली है, यानी पानी की बहुत कमी होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इसमें हम आगे वही देखेंगे कि वाटर कैसे हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स होते हुए भी आगे चलकर इसकी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसकी कमी की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं वाटर स्कार्सिटी एंड मैनेजमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि पानी जो है बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है अर्थ पर और वो रिन्यूएबल भी है। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम वाटर स्कार्सिटी फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर? क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है पानी की, अवेलेबिलिटी वाटर रिसोर्स वो जो है वेरी करती है ओवर टाइम एंड स्पेस। क्योंकि टाइम के साथ साथ अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो वो खत्म हो सकता है और स्पेस में वो इस वजह से कह रहे हैं कि हर जगह में पानी की अवेलेबिलिटी जो है इक्वल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम देखें हमने 9th में ये जो चैप्टर पढ़ रखे हैं ये सब इन चीज़ों के बारे में रिवर्स पे भी, कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो रिवर्स हैं वो दोनों अलग तरह के, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स हैं उनमें पानी आ रहा है हिमालयस की बर्फ़ पिघलने से, लेकिन जो साउथ इंडिया है उनमें पानी सिर्फ बारिश के मौसम यानी मानसून पीरियड में ही पानी होता है। तो स्पेस में फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का। तो ये होता है कि मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो कि मैं बता ही रही थी। बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। लेकिन कह रहा है कि मेनली जो वाटर स्कार्सिटी हम देखते हैं ज़्यादातर केसेस में वो इस वजह से होती है कि कुछ कुछ एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पानी को बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, और कुछ हैं जो बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर अनइक्वल एक्सेस है पानी का, मतलब सबको पानी बराबर नहीं मिल रहा है। कुछ क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ सेक्टर्स तक पानी उतना अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये पानी की जो वाटर स्कार्सिटी की हम बात कर रहे हैं ये होती कैसे है। मैनी एरियाज एंड सिटीज हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट आर स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। जैसे हम दिल्ली का केस देखें तो दिल्ली में यमुना रिवर है, ठीक है, और दिल्ली छोटी भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेजेस हैं। ठीक है, पानी जो है यहाँ पर रेगुलर नहीं आता, कई कई एरियाज़ में तो आता ही नहीं है। तो ऐसा है क्यों? मे बी इट इज़ एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो उन जगहों में फिर ये भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वाटर की डिमांड भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। तो डिमांड ज़्यादा है इसलिए कुछ एरियाज़ में तो है पानी का अच्छा मतलब फिर भी रेगुलर आता है, पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पर पानी आता ही नहीं है।
A large population requires more water not only for domestic but also to produce more food. यानी और फिर कुछ population ऐसी भी है जिनका जो profession है वो पानी पर डिपेंडेंट है, जैसे हमारे फार्मर्स हो गए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पानी की अवेलेबिलिटी सही ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन वाले लोग हैं जिनको पानी नहीं भी मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि फार्मर्स का कह रहे हैं, हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। यानी कुछ हमारे जो फार्मर्स हैं वो इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो पंप सेट लगा के ग्राउंड वाटर को निकालते हैं और फिर उससे इरिगेशन वगैरह करते हैं अपनी फील्ड में, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं पानी को। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, लोगों के जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो यूज़ करना होता है पानी वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इससे हमें ये समझ में आता है कि जो इरीगेटेड एग्रीकल्चर है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का, एंड नाउ इट इज़ नीडेड टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर। फिर हमने अपने एग्रीकल्चर में थोड़े बहुत चेंजेस किए, फिर हमने ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप पर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स भी अपना ली। ठीक है, तो मैनी फार्मर्स जो हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास अपने फार्म्स में ट्यूबवेल्स हैं, तो वो पंप सेट चला के ग्राउंड वाटर निकाल कर अपना इरीगेशन का काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो फॉल कर रहा है, उसका लेवल जो है कम होता जा रहा है। तो जिससे क्या होता है कि हमारी वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है और फूड सिक्योरिटी भी जो है कंट्री की वो भी इन फ्यूचर अफेक्ट होती है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो था उस टाइम पर, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इस दौरान जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका नंबर बढ़ रहा था, तो इंडस्ट्रीज़ को भी जो है चलने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिजली की ज़रूरत होती है, और इनको बिजली आती थी इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। ठीक है, यानी कि पानी का यूज़ करके जो बिजली बनाई जाती है वो, यानी अप्रॉक्सीमेटली 22% जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था वो इनको पहुंचाया जाता था इंडस्ट्रीज़ को, और उसके लिए पानी यूज़ होता है। तो यानी इन पहले ही सिचुएशन ख़राब थी, इनके आने से ज़्यादा नंबर बढ़ने से और ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो पॉपुलेशन और ज़्यादा ग्रो करने लगी। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम हमारी और बढ़ गई। मोस्ट ऑफ द फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड लाइक इन सिटीज़, मैनी पीपल हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेज। यानी लोगों ने घर में जैसे वो लगवा लेते हैं ना, बोरिंग सिस्टम वगैरह लगवा लेते हैं, जिससे कि पानी अगर जल बोर्ड से नहीं भी आता है तो वो बोरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे भी जो था वाटर का ज़्यादा डिप्लीशन होने लगा कुछ एरियाज़ में। ठीक है, और कुछ एरियाज़ हम ऐसे भी देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पर जो पानी के, क्योंकि वो अपना जो वेस्ट होता है उसको वो उन्हीं वाटर रिसोर्सेज में जैसे अगर छोड़ देते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, तो वहाँ के जो वाटर रिसोर्स होते हैं ना उनकी क्वालिटी बैड हो जाती है, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो जाता है। अब वो ह्यूमन यूज़ के लिए तो काम का नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ पे इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन एरियाज़ में भी हम देखते हैं वाटर स्कार्सिटी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने सबकी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक जल जीवन मिशन लाए, जिससे कि उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईज़ ऑफ लिविंग जो था उसको इन्हांस किया। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जल जीवन मिशन लाया गया, और इसका गोल जो था वो ये था कि हर रूरल हाउस होल्ड में हमें एक पोर्टेबल पाइप वाटर सर्विस देनी है, जिसमें कि हर दिन 55 लीटर्स पानी का रेगुलर सप्लाई रहेगा। ठीक है, बाय इंश्योरिंग फंक्शनलिटी ऑफ द टैप वाटर कनेक्शन, यानी सबके घर में, हर घर में मतलब वो होगा, नल होगा। ठीक है, और उससे रेगुलर पानी आया करेगा डेली। तो चलिए देख लेते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से ही डैम्स, रिजर्वायर, लेक, एम्बैंकमेंट वगैरह के बारे में लोगों को नॉलेज थी। ठीक है, तो जो डैम्स होते हैं वो बनाए किस लिए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं कि रिवर्स में जब रेन वाटर ज़्यादा हो जाता है, जब बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, और फिर उस पानी रुके हुए पानी को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। ठीक है, और अब उसके फर्दर और भी यूजेस हो गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वाटर सप्लाई में, फ्लड कंट्रोल करने में, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो डैम जो अगर हम देखें वो एक तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के रूप में निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम ज़्यादातर यही होता है कि हम एक डैम से बहुत सारी तरह के अपने डिफरेंट जो पर्पसेस हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। जैसे इसमें दो एग्जांपल दिए हैं हमें डैम के, जैसे सतलुज ब्यास रिवर बेसिन पे बना है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वाला जो डैम है यहाँ पर हम इस पानी को यूज़ करते हैं हाइडल पावर जनरेशन एंड इरिगेशन में। ठीक है, और हीराकुद प्रोजेक्ट जो है वो महानदी बेसिन पर है, यहाँ पर जो पानी है उसको हम फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ करें और वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट होते हैं ये इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च होना ज़्यादा स्टार्ट हुए थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने कहा था कि जो ये डैम्स हैं ये हमारे मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं। रीज़न ये था कि ये जो इनका जो मतलब कहना था वो एक्चुअल में ये था कि इससे डैम्स के आने से जो हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है और विलेज इकोनॉमी है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी।
अब रीसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो जो लार्जर डैम्स जो हैं वो अब उनका जो है ज़्यादा ऑपोजिशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, ठीक है। एक तो ये है कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम, क्योंकि जब रिवर्स का नेचुरल फ्लो को रोक दिया जाता है, ठीक है, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जिससे कि क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी वजह से जो है सेडिमेंट्स आगे फ्लो नहीं कर पाते, और जो नीचे वो इकट्ठे होते होते ना नीचे रॉक जैसे बेड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है सबसे पहले, ठीक है। अगर एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा अफेक्ट होगी तो ऑब्वियस है ना कि वो पानी जो होगा फिर वो भी तो पोल्यूटेड हो जाएगा, वो पानी तो किसी काम का नहीं रहेगा। और फिर जो डैम्स हैं ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फॉना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। और जब हम उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो फिर वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फिर वो अंडे देने के लिए, क्योंकि कुछ मछलियाँ होती हैं ना वो रहती तो नॉर्मल पानी में है, ठीक है, लेकिन वो अंडे जो होते हैं वो साफ़ पानी में देते हैं लेकिन रहते हैं वो गंदे पानी में भी, ठीक है। तो वो स्पॉनिंग के लिए उनका जो हैबिटाट होता है वो अफेक्ट होता है। अब ऑब्वियस है उनका हैबिटेट अफेक्ट होगा तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। दिस रिजर्वॉयर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो मतलब बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं ना, यहाँ पर जो भी हमारी वेजिटेशन वगैरह होती है, जब पानी हम एक बहुत ज़्यादा रिजर्वर में रोक के रखते हैं तो उन एरियाज़ में फिर बाढ़ आने का खतरा होता है अगर ज़्यादा टाइम तक रोकेंगे तो, ठीक है। तो वहाँ का एरिया का सॉइल जो होगा वो भी डिकम्पोज होगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे हमारे मूवमेंट भी निकल कर आए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टहरी डैम एंड आंदोलन, ठीक है। ये 2 तरह के वो दे रखे हैं इन्होंने, मूवमेंट्स के बारे में बताया कि लोग फिर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अपोज करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स का। ये मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं डैम्स वाले वो, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है इन प्रोजेक्ट्स का वो होता इस वजह से भी है क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे रह रही होती है उस एरिया में, उनका हैबिटेट अफेक्ट होता है। जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे रिवर वाले जो थे हमारे एक्वाटिक लाइफ वाले, उनका हैबिटेट अफेक्ट हो रहा था। तो जो लैंड पे रहते हैं लोकल कम्युनिटी उनका भी होता है, तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट देखने मिलता है। तो जो लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले, ठीक है, उन्हें अपना लैंड छोड़ना पड़ता है, उनका जो रोज़गार होता है उस एरिया में वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और जिन रिसोर्सेज को वो वहाँ पे एक्सेस कर रहे थे वो भी उनसे छिन जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा कर भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में देखा जाए तो फ़ायदा हो किसको रहा है, फ़ायदा तो हो रहा है सिर्फ बड़े किसानों को, बड़े ज़मींदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और कुछ अमीर लोगों को जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। सबको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, हम ये देख रहे हैं इसमें। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वजह से जो है इरिगेशन फैसिलिटी भी जो है फार्मर्स को दी जाती है, क्योंकि पानी दिया जाता है डैम्स में से इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन की वजह से ही हमारी कंट्री का जो ये क्रॉपिंग पैटर्न है वो अब बदल गया है कि यानी बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो हैं अब हमारे शिफ्ट कर गए हैं टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। और ऐसा करने पर फिर जो ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं अब इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह का भी यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉइल का जो है सेलेनाइजेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो डैम्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स थे इन्होंने ड्यूरिंग ड्रॉट जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजिटेट किया और रियॉट होने लगे वहाँ पर। वो भी किस लिए, सिर्फ हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि उनको चाहिए था कि अर्बन एरिया में वाटर सप्लाई का जो है ज़्यादा वो रहे, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए वाटर सप्लाई को लेकर, ठीक है। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यानी कि वो स्टेट वाटर डिस्प्यूट है जिसमें जैसे बहुत 3-4 स्टेट्स में से एक ही नदी होकर जाती है, तो वो आपस में उस पानी की कंट्रोल के लिए लेकर उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें उसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर भी जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, उसके लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों के बीच में, ठीक है, स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। और यहाँ पर है कि 2006 में, ठीक है, यहाँ पर बताया कि जो डैम थे वहाँ पर मतलब गुजरात महाराष्ट्र में डैम का पानी खोल देने से, क्योंकि उन दिनों ज़्यादा बारिश आई होगी तो डैम्स में पानी भर गया होगा, तो डैम्स को खोल देने से फिर जो रुका हुआ पानी था वो उन इलाकों में आ गया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया था। और फ्लड आने से वहाँ पर लाइफ का लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, ठीक है, सॉइल इरोजन हो गया, लैंड डिग्रेड हो गया, वाटर बॉर्ड डिजीज़ आ गए और वाटर वहाँ का पोल्यूटेड हो गया, ठीक है। तो ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं इनसे और भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमने देखा पोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है, पेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थक्वेक वगैरह भी आते हैं बहुत लो इंटेंसिटी के, ठीक है। तो इससे हम देख रहे हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब ये जो मैप दिया हुआ है इसमें हमारे कंट्री के कुछ मेजर डैम्स दिखाए गए हैं जो कि बहुत बड़ी नदियों के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए नीचे तक जाएंगे, जैसे कि ये है चेनाब रिवर, ठीक है। चेनाब रिवर पे हमारा ये सैलल प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये ब्यास और सतलुज के बीच में जो पड़ रहा था हमारा भाखड़ा नांगल है, ठीक है। और फिर यहाँ से देखते हैं ये टहरी डैम है जो गंगा रिवर पर पड़ रहा है,
ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है नरोरा डैम, ठीक है, ये यहाँ पर यमुना गंगा के बीच में है। फिर ये चंबल रिवर पे हमारा कोटा बैरेज, ठीक है, और ये है राणा प्रताप सागर डैम और ये गांधी सागर डैम है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा सरदार सरोवर डैम जो कि हमारा नर्मदा पे है। गोदावरी पे हमारा प्रवारा डैम, ठीक है। और यहाँ पर कोयना डैम है कृष्णा रिवर पर, और ये तुंगभद्रा डैम है तुंगभद्रा रिवर पर, ठीक है। और ये नागार्जुन सागर डैम है हमारा कृष्णा रिवर पर, ठीक है। और फिर ये मेट्रो डैम है हमारा कावेरी रिवर पर, और ये पेरियार पर है, ठीक है, ये डैम पेरियार डैम, ठीक है। और यहाँ की तरफ देखें तो ये रिहांड है हमारा सोन रिवर के ऊपर। यहाँ पर तलैया और कोना डैम है, ठीक है। और ये पांचेत और ये मैथुन डैम है, ठीक है, ये पांचेत है और ये मैथुन डैम है, ये हमारे दामोदर रिवर पर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेजर रिवर्स हैं और उनके कुछ डैम्स के नाम है। तो ये आपको वैसे ही याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब हमें पता है कि पिछले टॉपिक्स में जो भी हमने पढ़ा है हमने यही देखा है कि वाटर की बहुत स्कार्सिटी है और डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं पानी की कमी को लेकर, ठीक है। तो ये जो हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट थे उनसे भी जो थी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक ही वायबल सोल्यूशन है इसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें क्या है कि हम ये देखेंगे कि डिफरेंट सोशल ग्रुप ने कैसे रेन वाटर को इकट्ठा करके और उसको अपने यूज़ में लाकर कैसे अपनी वाटर स्कार्सिटी की जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Water harvesting system is a viable alternative to resistance and disadvantages of the multipurpose river project, क्योंकि हमने देखा था मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की वजह से डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। और अलग अलग सोशल ग्रुप्स भी हैं जो परेशान रहते हैं क्योंकि अगर जब ज़्यादा रेन हो जाती है तो उनमें पानी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्टेट्स में जो था उसके पानी के कंट्रोल को लेकर भी लड़ाइयाँ रहती हैं। तो फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ऐसी जगहों में, फिर अगर जिन जगहों में बारिश कम आती है अगर हम बारिश के पानी को स्टोर करके उसको यूज़ में लाएं तो उससे हमारी वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि इन एंशिएंट इंडिया पीपल हैड an in-depth knowledge of rainfall regime and soil types and develop wide ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with local ecological condition and their water needs, ठीक है। मतलब पुराने टाइम में लोगों के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है, उनको रेन वाटर के हार्वेस्टिंग के बारे में पता था, ग्राउंड वाटर को कैसे स्टोर करके रखते हैं, रिवर वाटर फ्लड कंट्रोल कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में उनको समझ थी, ठीक है। जैसे अब बता रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कह रहे हैं इन हिल माउंटेन रीजन्स पीपल बिल्ड गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर, यानी ये यहाँ पर अपने यहाँ पर गुल्स या कुल्स बना कर रखते थे। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। और राजस्थान में देखें तो ये लोग अपनी छतों पर अपनी बारिश का पानी जो है स्टोर करके रखते थे। इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड, यानी यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बंगाल में जब फ्लड्स आते हैं तो ये उनसे डिफरेंट चैनल्स बना देते हैं जो उनके खेतों को पानी पहुंचा देते हैं, ठीक है। इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउ वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चन द सॉइल लाइक खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब ये राजस्थान के दो एग्जाम्पल देखे, खादिन्स और जोहाज का, ठीक है। इन बीकानेर, बाड़मेर एंड फालूदी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है तो यहाँ पर डिफरेंट प्रैक्टिस में लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि बीकानेर, बाड़मेर, फालूदी में ऑल हाउसेज में जो है ज़्यादातर हाउसेज में अंडरग्राउंड टंकाज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लोग अपना ये जो पानी होता है स्टोर करके रखते हैं रेन वाटर का, ठीक है। ये जो टंकाज होते हैं ये बहुत बड़े कमरों जैसे भी होते हैं, यहाँ पे इसके डायमेंशन दिए गए हैं। तो ये जो होते हैं कह रहे हैं कि ये पार्ट होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एंड आर बिल्ट इन साइड द मेन हाउस, ठीक है। और ये मेन हाउस के अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। They are connected to the sloping roofs through a pipe stored in tankas. The first spell of the rain is नॉट कलेक्टेड बट सब्सिक्वेंट शावर्स वर कलेक्टेड, यानी शुरुआती जो पहली बारिश पड़ती है उसको तो कलेक्ट नहीं करते हैं लेकिन उससे नेक्स्ट जो पड़ती है उसको कलेक्ट करती हैं, क्योंकि पहली बारिश का जो पानी आता होगा उससे तो वो शायद अपने रूफटॉप पे सफाई करते होंगे कि तब, क्योंकि जो गंदा रहता होगा ना काफ़ी टाइम तक, तो गंदगी साफ़ करते होंगे और फिर जब बाद में दोबारा बारिश होती होगी तो वो पानी फिर वो कलेक्ट करते होंगे सफाई करने के बाद। इट इज़ रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल अदर सोर्सेज ड्राइड अप, ठीक है। यानी जब सारा पानी जो होता है, जो सरफेस पे जो पानी है वो जब खत्म हो जाता है तब वो उस अंडरग्राउंड स्टोरेज वाले पानी को यूज़ करते हैं। रेन वाटर को ये लोग कहते हैं पालर पानी अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ये इसको नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं। मेनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड टंकास एडजॉइनिंग अदर रूम्स टू बीट द समर हीट। और यहाँ पर क्योंकि गर्मी भी बहुत होती है तो जहाँ पे ये घर में जो है मेन हाउस में जब ये बनवाते हैं इस जगह को, टैंक को, उसके बगल में जो कमरे होते हैं वो काफ़ी ठंडे रहते हैं, तो ये वहीं पर ज़्यादातर अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं गर्मियों के दिनों में। अब देखिए आज के टाइम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कैसे प्रैक्टिस हो रही है। अब जैसे वेस्टर्न राजस्थान में कह रहा है कि जब से इंदिरा गांधी कैनाल आई है, ठीक है,
तो तब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ज़्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अब कुछ ही घर हैं जो ये करते हैं, ठीक है। यानी ये जो टंकाज वगैरह से यूज़ करके पानी को स्टोर करके, रेन वाटर को स्टोर करके यूज़ कर रहे थे, अब कम यूज़ करते हैं अभी भी। लेकिन कुछ लोग इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको टैप वाटर जो आता है उसका टेस्ट उनको पसंद नहीं है। अब यहाँ ये फर्स्ट इमेज जो है ये उसी को दिखा रही है, ठीक है। और जो सेकेंड इमेज है ये कर्नाटका के मैसूरू से है, गेंदाथुर विलेज की, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो हाउस होल्ड है उन्होंने अपनी छत पर ऐसा सिस्टम बना लिया है जिससे वो रेन वाटर को स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हर घर अपना अलग अलग नहीं करता है, ये जो है पूरी कम्युनिटी मिल के करती है, ठीक है। नियरली 200 घर हैं लगभग जो मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन इस विलेज में जो है 1000 mm का होता है और सबकी कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 80% है, ठीक है। तो अगर 10 फिलिंग्स होती हैं तो हर हाउस जो है एक साल में 50,000 लीटर अगर एनुअली पानी खर्च करता है, तो ये जो 200 हाउस अगर एक कम्युनिटी के होंगे एक एरिया में, तो वो मिलकर के साल का 1 लाख लीटर पानी होता है जो वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं रेन वाटर का हार्वेस्ट करके। तो फिर उससे उनकी वाटर नीड्स जो होती हैं पूरी हो जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ पर हमने टर्म 1 का ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो सोशल साइंस का जो आएगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो ये चैप्टर तो एंड हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट शो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।